नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। मैं भारत नहीं आ रही, मंदी कह रही है। धंधा है पर मंदा है, सीने में जलन, आंख में तूफान सा क्यों है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। यकीनी तौर पर हम आप अमीर गरीब गोरा काला लंबा नाटा, आप किसी भी शख्स से मिलेंगे तो वह आपको परेशान दिखेगा और ज्यादातर की परेशानी का कारण महंगाई मिलेगी। आम जनता आटा, घी, तेल, गैस सिलेंडर, बच्चों की स्कूली फीस, कागज कलम दवात को लेकर परेशान है। व्यापारी, खासतौर पर खुदरा व्यापारी, ग्राहकों की घटती संख्या को लेकर दुखी और खुद को उत्पीड़ित महसूस कर रहा है, परेशान महसूस कर रहा है। बैंकों की परेशानी, लोन रिकवरी है, ब्याज दरें हो सकती हैं। इसका कारण कि भाई ब्याज दरें काफ़ी हैं। हुक्मरान अर्थव्यवस्था के बदले आचरण से परेशान हैं, यानी कि परेशान सब हैं और सब की परेशानी का कारण भी अलग अलग है। ऐसे में वित्त मंत्री, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संकेत कि भारत में मंदी नहीं है, इसकी जीरो संभावना है, महंगाई है। उन्होंने सदन में माना कि महंगाई है, ने इस नई चर्चा को जन्म दे दिया है। व्यापारी कह रहे हैं कि मार्केट से ग्राहक गायब हैं, नदारद हैं और मंदी के साथ महंगाई भी है, जबकि सरकार कह रही है कि यदि मंदी और महंगाई है तो फिर सरकारी खजाने में रिकॉर्ड 1,67,000 करोड़ का राजस्व जीएसटी के तौर पर कहां से आ रहा है। दोनों पक्षों की दलीलें और सबूतों में दम तो है, माजरा क्या है, कहां पेच फंसा है, या फिर यूं कहें कि कृपा कहां नहीं बरस रही और वह कब बरसेगी। हम आज इसी मुद्दे पर अगले करीब 50 मिनट तक मंथन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसका कोई सॉल्यूशन है क्या, कैसे इसका हल निकालेंगे, इस महंगाई और मंदी से कैसे निपटा जाएगा। क्या महंगाई और मंदी का कोई परस्पर आपस में संबंध है? यह भी बड़ा सवाल है, यह भी पूछेंगे। तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था के चलते उद्योग धंधों में भी खुद के बिहेवियर को बदल दिया है। मंथन में हम इसी पर आज बात करेंगे। बात हम उद्योग धंधों की कर रहे थे। उद्योग धंधे ने भी खुद के बिहेवियर को बदल दिया है। अब बाजारों की रौनक ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन देखने को मिलती है। फ्रूट फल से लेकर सब्जियों तक फुटफॉल ऑफर की भरमार है। किसी भी ऑनलाइन ट्रेडिंग वेबसाइट पर या ई कॉमर्स वेबसाइट पर देखी जा सकती है। इसलिए दुकानों पर सन्नाटा दिखता है और मंदी का एहसास होता है। मोहल्ले की दुकानों में हो या फिर बड़े ग्रोसरी शॉप, रिटेल स्टोर, यहां लोग इमरजेंसी शॉपिंग के लिए ही आते हैं। बाकी की जरूरत ज्यादातर ऑनलाइन खरीद की जा रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के एक आंकड़ों पर नजर डालें तो जुलाई में देश की बेरोजगारी दर में गिरावट आई है। CMIE के आंकड़ों में कहा गया है कि जुलाई में बेरोजगारी दर घटकर 6.80% रह गई है, जो पिछले 6 महीनों में सबसे कम है। वहीं जून महीने में बेरोजगारी दर 7.80% थी। ग्रामीण बेरोजगारी दर 6.14% घटकर पिछले महीने काफी कम हो गई है, जो जून में काफी ज्यादा थी। दूसरी ओर शहरी बेरोजगारी दर जुलाई में बढ़कर 8.21% हो गई है, जो जून में 7.80% थी, क्योंकि उद्योग और सेवाओं दोनों में नौकरियों की संख्या में गिरावट आई है, या यूं कहें मोटे तौर पर कि बड़ी संख्या में नौकरियां
चली गई हैं, शहरों में लोग बेरोजगार हैं। और उसके बनस्पत अगर गांवों को देखें तो गांवों में नौकरियां या जो रोजगार के अवसर घटे नहीं हैं, बल्कि वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जो घटोत्तरी आई थी उसको रिकवरी हो रही। तो यूं कहा जाए कि गांवों, क्या फिर वही स्थिति आने वाली है कि चलो गांव की ओर? क्योंकि गांवों में अब जीने और रहने की संभावनाएं क्या ज्यादा हैं? क्या बेहतर माहौल वहां मिल रहा है? उद्योग धंधों को भी, रोजगार को भी, नौकरियां भी क्या वहां पे जनरेट हो रही हैं? या लोग कैसे जनरेट कर रहे हैं? CMIE के आंकड़ों के अनुसार शहरी भारत में रोजगार 6 लाख गिरकर 12 करोड़ 51 लाख रह गया। CMI के प्रबंध निदेशक और CEO महेश व्यास ने कहा कि रोजगार में महीने दर महीने सुधार आंशिक था, क्योंकि जून में गिरावट 1.3 करोड़ थी, जबकि जुलाई में केवल 63 लाख नौकरियों की वृद्धि हुई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में और विशेष रूप से कृषि में दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रगति के रूप में हुई और खरीफ की बुआई गतिविधियों में रफ्तार भी पकड़ी है। व्यास ने भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र ने जुलाई में अतिरिक्त 94 लाख लोगों को रोजगार दिया है। यह बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। संस्था ने बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा दिया कि 94 लाख रोजगार, ये 94 लाख लोगों को रोजगार ग्रामीण क्षेत्र ने दिया है, वो अतिरिक्त रोजगार दिया है। व्यास ने यह भी कहा कि इस साल अब तक उत्तर प्रदेश और बिहार में बारिश की स्थिति बहुत खराब है। जग जाहिर है मानसून बहुत ही खराब रहा और पिछले 2 महीने ऐसे निकल गए जब घनघोर बारिश हुआ करती थी, नहीं हुई। अब 1-2 दिनों से बारिश हो रही है। जुलाई के अंत तक उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि धान की खेती में ज्यादातर बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 13% की गिरावट आई। जब तक खरीफ की बुआई में सुधार नहीं होता, हमें ग्रामीण रोजगार में सुधार नहीं दिखता, ये संस्था कह रही है। हालांकि वो कह रहे हैं कि उम्मीद है कि मानसून में आगे सुधार होगा, जिसका ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव पड़ेगा। CMIE के आंकड़े आपके सामने हैं, हमारी स्क्रीन पर हैं, और वो आंकड़े आप देख पा रहे हैं। उन्हें बहुत ज्यादा अब पढ़ने पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपकी दृष्टि खुद इन आंकड़ों पर पड़ रही होगी कि क्या स्थिति है और आज हमने ये विषय क्यों रखा है। सबसे बड़ी बात यही है, हम आज समझना चाहते हैं कि महंगाई को लेकर संसद में हल्ला है। महंगाई को लेकर अपनी अपनी दलीलें हैं। सत्ता पक्ष के लोग की अजब दलीलें हैं और विपक्ष की भी अपनी दलीलें हैं। इन दलीलों को लेकर जैसे पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा की अजब दलील है। मुझे नहीं लगता कि जयंत सिन्हा कभी कोई घर की चीजें खरीदने जाते होंगे। तो कुछ बयानात आप सुनिए जो सदन में दिए गए हैं, और उसके बाद जो हमारा एक्सपर्ट का पैनल जुड़ेगा, राजनीतिक दल के लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मंदी बहुत दूर है हमसे, या मंदी जैसे हालात हैं, या मंदी आ गई है। मंदी का महंगाई से कोई क्या रिलेशन है? पहले बयानात सुनिए। झारखंड एक गरीब एक राज्य है, तो आप किसी गरीब की थाली को देखिए और उससे पूछे कि आज चावल के लिए तुमको क्या भाव देना पड़ रहा है, तो आपको बताएगा कि चावल आज आपको मुफ्त मिल रहा है। दाल भी आपको बहुत कम दाम में मिल रही है, बहुत मुफ्त मिल रही है आपको। अगर आप देखें कि सब्जी जो पहले 10-15 रुपए की मिला करती थी, आप जाकर हाट में लिया करते थे, आज भी वो सब्जी 8 साल के बाद आपको जो 10-15 रुपए की मिल रही थी, ज्यादा 15-20 रुपए की मिलती है सीजन में। कहां सब्जी का दाम बढ़ा है? आप अंडा का दाम देख ले, आप आटा का दाम देख ले, दूध का दाम देख ले, हर वस्तु पे जो कंट्रोल इस सरकार का रहा है वो अतुल्य रहा है और अकल्पनीय रहा है। आपके समय ये बिल्कुल नहीं हो पाया। तो आज गरीब की थाली आंकड़ों से नहीं साथियों, आंकड़ों से नहीं, आज वो गरीब की थाली जो है वो वस्तुओं से भरी है, उसका पेट उनसे ही भरा जा रहा है, वो हम लोग भर रहे हैं। ये वास्तविकता है। आपको पसंद नहीं आई, आप महंगाई ढूंढ रहे हैं, आपको महंगाई मिल ही नहीं रही है क्योंकि महंगाई है ही नहीं। तो आम जनता के नजरिए से देखें, आप आम जनता के नजरिए से देखें तो स्पष्ट आपको नजर आएगा कि उसकी थाली हम लोगों ने भर दिया है। वित्त मंत्री जी क्या जवाब देती हैं, क्या वो साबित करना चाहती हैं, वो भली भांति जानती है।
वो तो रुपए के गिरने को भी नहीं मान रही हैं। देश में खाने पीने की चीजों पे महंगाई बढ़ गई उसको भी नहीं मान रही हैं। उनको तो सब गुडी गुडी लग रहा है। लेकिन आम आदमी से पूछे ना कि क्या उनकी जिंदगी में सब कुछ गुडी गुडी है। उनके मंत्रियों के, उनके नेताओं के, सबके अच्छे दिन आ गए। झुग्गी में रहने वालों के अच्छे दिन आए क्या? मजदूरों के अच्छे दिन आए? ऑटो वालों के, रिक्शे वालों के अच्छे दिन आए क्या? तो वित्त मंत्री जी तो महान है। उन्होंने तो जब प्याज का दाम बढ़ा था, आप लोगों ने सवाल पूछा, वो बोले हम प्याज खाते ही नहीं। तो उनको महंगाई कैसे नजर आएगी? आप पूछेंगे कि दूध के, बच्चों के दूध कैसे महंगे हो गए, वो कह देंगे हम दूध नहीं पीते। आप पूछेंगे आटा दाल चावल, कहेंगे हम तो मूली खा के, गाजर खा के जी लेते हैं, हम आटा दाल चावल खाते ही नहीं, महंगाई बढ़ने दो। तो वित्त मंत्री जी को कैसे महंगाई नजर आएगी? याद दिलाना चाहता हूं कि इंटरनेशनल मार्केट रसोई गैस एलपीजी जिसे तय करता है सऊदी अरामको, हमारे वक्त में 2013-14 में इस सऊदी अरामको के मुताबिक $885.2 पर मैट्रिक टन एलपीजी का प्राइस था और उस वक्त हम देते थे बॉटल 400 से 415 में। आपके वक्त में मार्च 2022 में $769 पर मैट्रिक टन एलपीजी माने सस्ता हो गया और आपने 400 से 1100 रुपया गैस का सिलेंडर कर दिया। महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, जब 400 रुपया गैस का सिलेंडर था तब एक मंत्री वीरांगना हो जाती थी और गैस के सिलेंडर पर चढ़ बैठती थी। लोग पूछते हैं वो मंत्री जी कहां है? आए तो सही, अब तो 1100 हो गया है गैस का सिलेंडर, आए तो सही हो। कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद शक्ति सिंह गोहिल गुजरात से आते हैं। वो टिप्पणी कर रहे हैं कि भाई जब महंगी हम एलपीजी गैस खरीदते थे तो हम 400, 450 का सिलेंडर देते थे और आप हमसे सस्ती एलपीजी खरीद रहे हैं। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का रोना रोते हैं आप लोग ना, वो रोना मत रोइए। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब हम खरीदते थे तो महंगी थी, आपके समय सस्ती है। ये आंकड़े हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। और अब आप सिलेंडर 1100 का बेच रहे हैं। अब सवाल अगर ये उठाया जाएगा, विपक्ष उठाएगा, पत्रकार उठाएंगे, तो कहा जाएगा कि भाई ये देश निर्माण में लग रहा है, पैसा राष्ट्र निर्माण में लग रहा है। लगाइए, राष्ट्र हमारा भी है, आपका ये, लेकिन राष्ट्र में रहने वालों का भी ध्यान रखिए। ये चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है और बेहद महत्वपूर्ण है कि क्या मंदी आ गई है। बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। और क्या मंदी से महंगाई का कोई रिलेशन है? एक बहुत संजीदा पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर यशवीर त्यागी का स्वागत करता हूं। बहुत अभिनंदन त्यागी जी, आपका बहुत आभार। संजय गुप्ता उत्तर प्रदेश के जाने माने व्यापारी नेता हैं। तमाम आंदोलनों में संजय गुप्ता सड़क से लेकर घेराव तक अफसरों की, नेताओं की नींद हराम कर देते हैं। व्यापारियों के लिए, आम आदमी के लिए संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, आपका ये बहुत स्वागत। समाजवादी पार्टी का पक्ष बहुत अच्छी तरह रखते हैं। और चिर परिचित प्रवक्ता ज्ञानेश्वर द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेश्वर भाई, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, बहुत आभार आपका। के न्यूज़ को समय देने के लिए सभी मेहमानों का शुक्रिया। प्रोफेसर साहब, आप ही से इस मंथन की शुरुआत करते हैं। एक तो पहले ये समझाइए कि क्या महंगाई और मंदी में कोई आपस में कोई कनेक्शन है क्या? ये समझना बड़ा जरूरी है। और मेरे भी मन में, चूंकि मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी कभी नहीं रहा, तो मुझे बहुत आता जाता नहीं अर्थशास्त्र, मैं सीधे सीधे बता दूं आपको। तो इसलिए इसको जरा समझाइए, इसका कोई कनेक्शन है? और क्या मंदी आ गई है? क्या मंदी की आहट है? क्या स्थिति है प्रोफेसर साहब? देखिए, सैद्धांतिक रूप में तो अर्थशास्त्र में ये माना गया है कि महंगाई और मंदी दो विपरीत आर्थिक परिस्थितियां हैं जो साथ साथ नहीं हो सकती सामान्यतः। लेकिन 1970 के उसमें एक शब्द अर्थशास्त्रियों ने बनाया, नया घटनाक्रम सामने आया कि स्टैग्फ्लेशन कहा गया उसको।
कि अर्थव्यवस्था में अगर स्टैग्नेशन है, अगर अवरोध है, रोजगार कम हो रहे हैं और अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर भी कम हो रही है, तो और उसके साथ साथ मुद्रास्फीति भी है, महंगाई भी है, तो उन्होंने कहा कि ये स्थिति स्टैगफ्लेशन की है। तो सामान्य तो हम ये मानते हैं कि अगर किसी देश में मुद्रास्फीति है, जिसको सामान्य रूप में हम लोग महंगाई कहते हैं, तो वहां मंदी नहीं हो सकती। लेकिन दोनों में साथ साथ भी कभी कभी देखा गया है ऐतिहासिक दृष्टि से। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि क्या भारत में मंदी है या मंदी की आहट है। इसको समझने के लिए अगर एक जो संकेतक है हमारे पास, वो है कि हमारी आर्थिक वृद्धि दर कैसी है। तो पिछले वर्ष 21-22 में हमारी आर्थिक वृद्धि दर जो है वो 8.7% आंकी गई। 22-23 में अनुमान लगाया जा रहा है कि पहले अधिक अनुमान लगाया गया था, अब उसको घटाकर आरबीआई ने भी 7.2% कर दिया है। आईएमएफ ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने थोड़ा सा अधिक रखा है, 7.4 रखा है। यानी जो वैश्विक मंदी की आहट है कि यूएस में और दूसरे जो पश्चिमी देश हैं, उसमें वैश्विक मंदी की आहट है। इस बारे में एक बिजनेस और अर्थशास्त्र का अध्ययन करने वाली संस्था है, ब्लूमबर्ग कहते हैं, तो उन्होंने एक सर्वे किया, अर्थशास्त्रियों की राय के आधार पर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत में मंदी आने की जो संभावना है, यानी प्रोबेबिलिटी है, वो ऑलमोस्ट 0 है, 0 है। बहुत सारे एशियाई देशों में मंदी की कुछ संभावनाएं हैं, जैसे उन्होंने कहा श्रीलंका में सबसे अधिक हो सकती है, यूएस में संभावना हो सकती है, यूरोप में काफी अधिक संभावना उन्होंने बताया, 50 से 55% की संभावना आकी गई है अभी के हिसाब से। लेकिन भारत में उसी संस्था ने कहा कि भारत में जो मंदी की आने की संभावना है वो ऑलमोस्ट 0 है। तो ये एक अर्थशास्त्रियों का अनुमान है। हाँ, इतना जरूर है कि 2022-23 और 2023-24 में हमारी अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर होगी वो बहुत अधिक नहीं होगी। 22-23 में 7% के आसपास रह सकती है और 23-24 में वो 7% से नीचे भी जा सकती है, अभी तक के जो अनुमान मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रिक्ट सेंस में तो मंदी नहीं है और आने की संभावना भी नगण्य है, लेकिन आर्थिक वृद्धि की दर में हमें कमी दिखाई यानी वो आर्थिक वृद्धि की दर हमारी सब लोग मानते हैं कि 9-10% होनी चाहिए प्रति वर्ष। तब हमारी जो समस्याएं हैं, खासतौर से बेरोजगार, गरीबी दूर करने की, वो समस्याओं का निदान हो सकता है। ये अभी पहले जो थे हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन साहब ने ये बात कही है कि ग्रोथ है, लेकिन जितनी आवश्यक ग्रोथ हमारी होनी चाहिए उससे थोड़ा हम पीछे हैं और बढ़ाने की आवश्यकता है। जहां तक महंगाई की बात है, तो ये कोई दावा नहीं कर सकता कि महंगाई जो है नहीं, आरबीआई खुद मान रहा है। अभी आज से एमपीसी की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हो रही है और 3 से 5 अगस्त के बीच में उनकी मीटिंग होगी और उसमें संभावना है वो फिर जो ब्याज दरों में रेपो रेट में बढ़ाने का निर्णय लेंगे। पिछली बार जो बढ़ा था उससे थोड़ा कम हो सकता है, जिसको कहते हैं 35 to 45 बेसिस पॉइंट के बीच में वो रेपो रेट बढ़ाएंगे। तो रेपो रेट बढ़ाने का उद्देश्य ये है कि हम मौद्रिक उपायों से महंगाई को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। तो अगर महंगाई ना होती तो आरबीआई ये प्रयास क्यों करता है? तो महंगाई तो है,
दूसरी ओर हमें ये बात समझनी है कि महंगाई एक ऐसी स्थिति को बताता है जब अर्थव्यवस्था में कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन भ्रम की स्थिति कहाँ पैदा होती है कि महंगाई दर वो एक अलग चीज है जो सामान्यतः हेडलाइन बनती है। महंगाई दर जैसे पिछले साल ये जून में जो है, जुलाई का आंकड़ा भी नहीं आया है, 7.01% मानी गई महंगाई की दर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के हिसाब से। उससे पहले 7.04% थी, उससे पहले थोड़ी और ज्यादा थी। तो 3 महीने में थोड़ा सा ठहराव महंगाई दर में आया, लेकिन ये दावा करना कि महंगाई जो है वो खत्म हो गई है वो सही नहीं होगा। महंगाई है, महंगाई की आशंका बनी हुई है, उसके बारे में हमारे जो नीति निर्माता हैं उनको सचेत होने की आवश्यकता है। तो दूसरी ओर एक बात और है कि कुछ लोगों को, जैसे सरकार में आपने दिखाया कि वो संसद में कह रहे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद, कि महंगाई नहीं है और पहले से बेहतर स्थिति में है। देखिए ये परसेप्शन क्यों बनता कि कोरोना काल के बाद जो है, जो आर्थिक वो हुआ, रिवाइवल हुआ, अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पे लौटी, उसको कुछ अर्थशास्त्रियों ने माना, और वो सही बात है कि रिकवरी यूनिफॉर्म नहीं, सभी सेक्टर्स में रिकवरी नहीं थी। इसको अर्थशास्त्रियों ने कहा कि वो के शेप्ड रिकवरी, इंग्लिश का जो शब्द है के शेप, यानी कुछ में रिकवरी बहुत तेजी से हुई, उन्हें फायदा हुआ। जो संगठित क्षेत्र है, बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हैं, उनके लाभ में वृद्धि हुई, सरकार से जो लाभ मिले, करों में छूट मिली, उसका उनको फायदा हुआ। लेकिन जो एमएसएमई सेक्टर था, छोटे व्यापारी थे, उनका अभी जो है इकोनॉमिक रिकवरी नहीं हुई है। जो असंगठित क्षेत्र है, जो अनौपचारिक क्षेत्र है, उसमें अभी रिकवरी नहीं। ठीक बात है। तो ये हमें दिखाई देता है कि एक तरफ अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हमें लगता है बहुत अच्छा दिखाई देता कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर हमें दिखाई देता है कि अभी भी अवसाद की स्थिति है, इकोनॉमिक रिकवरी जो है कंप्लीट नहीं है। तो ये दो हमें पिक्चर दिखाई देती है अपनी अर्थव्यवस्था में, जिसको मैंने कहा अर्थशास्त्र में एक नाम दिया कि के शेप्ड रिकवरी, या और सामान्य भाषा में कहें कि हमारे देश में आर्थिक विषमताएं हैं, आर्थिक आय की, संपत्ति की विषमताएं हैं और विषमताएं बढ़ रही हैं। ठीक बात है। तो कुछ लोगों को लगेगा कि महंगाई कोई मतलब नहीं है, हमारी तो आय बढ़ गई। अधिकांश लोगों को महंगाई, आंकड़े कुछ भी हो, महंगाई चुभती क्यों है? कि अगर उनकी आमदनी भी बढ़ जाए उसी अनुपात आएंगे प्रोफेसर साहब, महंगाई चुभती क्यों है, ये सवाल आपसे करेंगे और इसका जवाब भी लेंगे। अभी एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, ब्रेक पर चले जाते हैं, ब्रेक पर लौटेंगे। तो अभी प्रोफेसर साहब ने बताया कि किस तरीके से जो एमएसएमई सेक्टर है, खुदरा क्षेत्र के व्यापारी हैं, उन क्षेत्रों में रिकवरी नहीं हुई है। और मुझे लगता है आम आदमी का सीधे लेना देना यहीं से है, जो छोटे उद्योग धंधे हैं या जो छोटे कारोबार हैं उनसे लेना देना है। ये बड़ी बुरी स्थिति में महंगाई क्यों चुभती है, ये भी बड़ा मौजूद प्रश्न है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मेरे लड़के में हुनर और लगन की कोई कमी नहीं है, पढ़ाई में भी बहुत तेज है, बस उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। हम गरीबों के बच्चों में यही तो है कि इंग्लिश बोलने में मार खा जाते हैं, वरना किसी से कम नहीं है मेरा लड़का। पर अब देखना, दिल्ली सरकार ने ये जो 3 महीने का इंग्लिश बोलने का कोर्स शुरू किया है ना, इससे मेरा बेटा भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा और इंग्लिश बोलने वाले की बराबरी कर लेगा। मैं चाहता हूं सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहें।
अब गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे। दिल्ली सरकार दिल्ली के युवाओं के लिए लाई है स्पोकन इंग्लिश कोर्स बाय दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी, जहां सिर्फ 3 महीने में आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जब खिलकर निकलेगा ये स्किल्स आएगा। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। सर्वकॉन एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर्स, भरोसा तकनीक का, क्वालिटी का। तभी तो हम हैं इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर, अप टू 50 MVA। सर्वकॉन, रखे सब कंट्रोल में। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक पर जाने से पहले जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर यशबीर त्यागी जी ने बहुत सरल शब्दों में बताया कि भाई महंगाई, उन्होंने एक संस्था ब्लूमबर्ग का हवाला देकर कहा कि उसने कहा है कि भारत में महंगाई की संभावनाएं शून्य हैं। माफ़ कीजिएगा, मंदी की संभावनाएं शून्य हैं, लेकिन महंगाई नहीं है, ये बात उन्होंने खारिज की। उन्होंने कहा कि महंगाई को महसूस करा जाना चाहिए और जिस तरीके से ग्रोथ रेट होना चाहिए वो है नहीं। 9-10 ग्रोथ रेट आने वाले वक्त में होना चाहिए, और अभी भी ठीक ठाक ग्रोथ रेट होना चाहिए, लेकिन अभी हमारी जो ग्रोथ रेट है, इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है, वो उस तरीके से नहीं है। रोजगार जाते हैं। उन्होंने 1970 का अर्थशास्त्रियों का एक फार्मूला भी बताया और कहा कि स्टैग्नेशन जब होता है, रोजगार जाते हैं, ये अपवाद है। जब रोजगार जाते हैं, जब चीज़ें महंगी होती हैं, तब विशेष परिस्थितियों में मंदी आती है। तो सारी चीज़ें साफ हो गई हैं। बाजार की तरफ चलते हैं संजय गुप्ता के पास कि बाजार की क्या स्थिति है। संजय गुप्ता जाने माने व्यापारी नेता हैं उत्तर प्रदेश के, और हमारे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। संजय जी, प्रोफेसर साहब ने सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी। अब जरा बाजार का पक्ष आप रखिए, तब मैं फिर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो प्रखर प्रवक्ता हैं इनसे जवाब लूंगा। संजय जी, संजय जी सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिए संजय जी। हाँ संजय जी बोलिए। जी देखिए, अगर देखा जाए तो देश में प्राइमरी स्टेज की मंदी है, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि बाजार में इस समय जो परंपरागत व्यापारी हैं उनके सामने समस्या है, उनकी दुकानों पर सेल नहीं है। अब विषय ये आता है कि यदि सेल नहीं तो जीएसटी बढ़ क्यों रही है। जीएसटी इसलिए बढ़ रही है तो क्योंकि सभी चीजों के मूल्य बढ़े हैं और जीएसटी की दरें बढ़ी हैं, जिसकी वजह से जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है। लेकिन अगर देखा जाए तो भारत जो ट्रेडिशनल व्यापारी है उनके सामने व्यापार का संकट है, उनकी सेल घटी है
और इस समय प्राइमरी स्टेज की मंदी, पूरी मंदी नहीं कह सकते, भयावह मंदी नहीं है, लेकिन प्राइमरी स्टेज की मंदी निश्चित रूप से देश में है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल व्यापारी हैं उनके व्यापार बंद भी हुए हैं और उनके लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी कम भी हुई है। तो प्राइमरी स्टेज की मंदी देश में है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। मनीष सिंह जी, संजय गुप्ता ने भी कहा कि भाई मंदी आ गई, प्राइमरी स्टेज की मंदी। प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि भाई अपवाद हो सकता है, 1970 का हवाला उन्होंने दिया, लेकिन वित्त मंत्री ने ब्लूमबर्ग की स्टडी का हवाला दिया संसद में, वो कहा जीरो, कोई मंदी नहीं, महंगाई हो सकती है क्योंकि उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। प्रोफेसर साहब ने, प्रोफेसर एसबीर त्यागी जी ने दलील दी और आंकड़ों के आधार पर उन्होंने कहा कि रेपो रेट बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है महंगाई है। आरबीआई क्यों यूं ही कवायद नहीं करने वाला, मौद्रिक जो संतुलन बनाए रखने के लिए वो यूं ही नहीं कि खाम रेपो रेट बदलने लगता है, चेंज करने लगता है। जी मनीष जी। दुर्गेंद्र जी, चूंकि थोड़ा सा फोन, हाँ सुन रहा हूँ मैं, थोड़ा सा फ़ोन में प्रॉब्लम आ रहा है, कोई बात नहीं। मैं दुर्गेंद्र जी बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूँ, और हमारे आदरणीय त्यागी जी ने बहुत सरल और सहज तरीके से अर्थशास्त्र की जो गणित होती है व्यवसायिक दृष्टि से, वो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इन्होंने समझाया। और आज जो संकट है देश के सामने, आज देश की पूरी आवाम महंगाई और मंदी के बीच में फंसी हुई है। एक तरफ जब मार्केट में हिंदुस्तान की जनता कोई सामान खरीदने जा रही है, तब उसके सामने जो सामान है वो महंगे दरों पे जब मिल रहा है तो उसको चिंता हो रहा है कि हमारे जेब में जो पैसा है वो हम महंगी सामानों को खरीदने में अपने जेब के सारे पैसे खर्च कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमें ये डर बना हुआ है, हमारे मन में ये भय बना हुआ है कि कहीं हमारा देश मंदी की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है। इस झंझावात में और इस चिंता में देश की आवाम का पूरा समय जा रहा है। एक बात। दूसरी बात जो दुर्गेंद्र चौहान जी मैं कहना चाहता हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है, और सभी पैनल से जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी इस बात को समझेंगे कि हमारे सामने जो बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है, हमारा देश 6 लाख से ऊपर गांवों का देश है। हम ग्रामीण भारत में जिस तरह से ग्रामीण भारत में युवाओं के सामने बेरोजगारी का संकट पैदा हुआ है। अभी आप जब कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे थे, कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे थे, तो आपने जो एक उसकी भूमिका दिखाई उसमें आपने जिक्र किया कि ग्रामीण अंचल में बेरोजगारी दर घटी है। दुर्गेंद्र जी, आप महसूस करते होंगे जब भी आप ही चूंकि गांव से जुड़े होंगे, तो जून और जुलाई का और अगस्त का जो महीना होता है, एक गेहूं की कटाई का जो समय आता है, और उसके बाद से गेहूं की कटाई के बाद और धान की बुआई के बीच का जो समय होता है, उस वक्त शहरों में रहने वाले जो ग्रामीण अंचल से जो जुड़े हुए लोग होते हैं वो भी गांव में आते हैं। अपनी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया आपने, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है निश्चित तौर पर। जी, जो ये हमारा 2-2.5 महीने का जो वक्त होता है ना, उसमें हम गांव में रह करके, इसलिए कि शहर छोड़ करके हम आते हैं अपनी खेती बाड़ी देखने के लिए, मेड़बंदी करते हैं, उसमें हमारा श्रम जाता है। और दूसरी जो दुर्गेंद्र जी जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं कि वो जो वक्त होता है ना गांव में, नरेगा और मनरेगा से जो हमारे मजदूर होते हैं, चूंकि वो खाली टाइम होता है, उस टाइम पे हमारी जो ग्रामीण सड़कें हैं वो बनती है, इसलिए कि जो किसान बंधु होते हैं वो अपने खेतों में उस समय कुदाल नहीं चलाने देते हैं जिस समय खेतों में हमारी फसल लगी हुई होती है। जब खेत की कटाई होती है, खेतों से हम अन्न निकाल लेते हैं, और खेत की बुआई के जो बीच का समय होता है, उसी समय ग्रामीण अंचल में पूरे देश भर में ग्रामीण मार्गों का निर्माण होता है। उस समय नरेगा और मनरेगा का जो वक्त होता है, उसी समय रोजगार बहुत अधिक पैमाने पर लोगों को मिलता है। और उस समय हम ये नहीं कह सकते उस चीजों को लेकर के कि हमारा बेरोजगारी दर गांव में घटा है। एक अवधि होती है, साल में 2 या 3 बार ऐसा समय आता है जब ग्रामीण अंचल में शहरों से लोग चल करके आते हैं, अपने गांव में आकर के खेती को देखते हैं, मेड़बंदी करते हैं कि कहीं हम सिंचाई करें तो पानी हमारे किसान भाई के खेत में न चली। जो ग्रामीण अंचल की जो बातें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उनकी चिंताओं से हमें अपनी चिंताओं को जोड़ना चाहिए। निर्मला सीतारमण जी अर्थशास्त्र का जिस तरह से गणित समझाती है, हमारे तो त्यागी जी ने इतनी विधिवत और विस्तृत तरीके से चीजों को सामने रखा। निर्मला सीतारमण जी
उनको ऐसे अर्थशास्त्रियों से संपर्क करना चाहिए जो ग्रामीण भारत को समझते हो। निर्मला सीतारमण जी शायद ग्रामीण भारत को नहीं समझ पाती हैं, इसीलिए जब संसद में बोलती हैं तो हमारा ग्रामीण भारत उनसे छूट जाता है, जो 6 लाख से ऊपर हमारा गांव है हिंदुस्तान में। अब आप सोचिए ना चौहान जी, मैं इसलिए बार बार आपका ध्यान ग्रामीण भारत की तरफ लेके जाना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने केंद्र में जो हमारी केंद्र सरकार की नौकरियां हैं 7 लाख मात्र नौकरी दे पाए हैं, सरकारी नौकरी दे पाए हैं, और 6 लाख से ऊपर हिंदुस्तान में हमारे पास गांव है। आप सोचिए ना कि एक गांव से एक आदमी को भी आदरणीय मोदी जी नौकरी, सरकारी नौकरी केंद्र सरकार में नहीं दे पाए हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए और कुछ भी नहीं हो सकता है कि हमारा ग्रामीण आज सरकारी नौकरियों से, और मैं चौहान जी चूंकि आप उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, आप सोचिए आज योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर में रोजगार मेले में गए थे। उत्तर प्रदेश की अद्भुत और पहले मुख्यमंत्री हैं जो प्राइवेट सेक्टर से उन्होंने अडानी ग्रुप के लोग वहां पर मौजूद थे, L&T के लोग मौजूद थे, पेटीएम के लोग मौजूद थे, और उन लोगों ने जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दिया है लोगों को, उन युवाओं को आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नौकरी का पत्र बांट रहे थे। अब आप इससे बड़ा दुर्भाग्य देश में क्या हो सकता है? एक स्टेट में जो 25 करोड़ आबादी का स्टेट है, जिसने देश की आजादी से लेकर के अभी तक बहुत महत्वपूर्ण और अग्रणी भूमिका निभाई हो, उस राज्य के चीफ मिनिस्टर प्राइवेट कंपनियों के नौकरी का पत्र बांट रहे हैं। आप सोचिए, देखिए महंगाई और मंदी के बीच जो लोगों के बीच में डर है, अगर हम रोजगार देते हैं, हम अगर नौकरी देते हैं, अगर हम स्वावलंबन की तरफ जाते हैं, उनको जो MSME की बहुत चर्चा होती है, और MSME का भारत के प्रधानमंत्री जी दुनिया के विभिन्न मंचों पर, वैश्विक मंचों पर जाते हैं तो बहुत डंका पीटते हैं। लेकिन आप अगर पता करिएगा, त्यागी जी बताएंगे आगे कि जिस तरह से MSME का बुरा हाल है, लोगों ने पैसा लिया है, रोजगार चालू किया, लेकिन आज रोजगार बंद पड़ा है। इसलिए कि जो 4-5 हिंदुस्तान की बड़ी कंपनियां हैं, अडानी ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप और 2-3 और कंपनियां हैं, सारा का सारा रोजगार, सारा का सारा काम तेल बेचने से लेकर के, खाने वाला तेल से लेकर के, और गाड़ियों में पड़ने वाला डीजल और पेट्रोल तक। आप इससे बड़ा हास्यास्पद क्या हो सकता है कि हम HP का तेल खरीदते हैं, भारत पेट्रोलियम का खरीदते हैं, तो हमारा कुछ और रेट है, और जब रिलायंस की पेट्रोल टंकी पे हम जाते हैं तो 6 और 7 रुपए प्रति लीटर महंगा तेल है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? 5 रुपए तो हमें भी 5 रुपए तो हमें भी मिला मनीष सिंह जी, 5 रुपए तो हमें भी महंगा मिला। बहुत सारे सवाल है मनीष जी, आएंगे आपके पास, बहुत सारे बिंदु आपने रखे हैं। ज्ञानेश्वर भाई के पास चलते हैं। ज्ञानेश्वर जी, बहुत सारे सवाल हैं और ईमानदारी से जवाब चाहता हूं। राजनीति ठीक है, आप करिए, प्रवक्ता है, जाहिर सी बात है, आप समाजवादी पार्टी की बात नहीं करेंगे, कांग्रेस की बात नहीं करेंगे, लेकिन जनता की बात भी कुछ करिए। संजय गुप्ता कह रहे हैं कि भाई ग्राहक है नहीं, जब दही में GST लगा दोगे तो रेट बढ़ ही जाएगा, आपका जो स्पैम है टैक्स वसूलने का वो इतना हो जाएगा, इतना। अब हमारे फ्रेम में भी नहीं आ रहा कितना हो गया है ना। तो अब लेकिन जो खुदरा व्यापारी है, मुझे अच्छी तरह याद है, कम से कम 18-20 साल पहले से की बात है, 15 साल तो हो ही गया पक्का, तब से आपकी पार्टी खुदरा व्यापारी जो माल और जो एक तरीके से खुदरा व्यापार के लिए आंदोलन करती रही, भाई खुदरा व्यापारियों का हक मत मारो, उनको मत मारो, नहीं वो मर जाएंगे तो भारत की आत्मा मर जाएगी। MSME की बात आप करते ही हैं, लेकिन दोनों में बुरा हाल है। प्रोफेसर त्यागी ने कहा है कि MSME सेक्टर में ग्रोथ हुई नहीं है। अब बहुत सारे सवाल हैं, आप खुद ही जवाब दे दीजिए। अब बहुत श्रेष्ठ है, मैं उनकी बात को काटूंगा तो नहीं, लेकिन आज से 8 साल पहले चीनी क्या रेट था? 42 रुपए किलो चीनी था। आज क्या रेट है? दाल उस समय यही अरहर की दाल 180 रुपए केजी थी आज से 8 साल पहले, आज 105 रुपए केजी। जिस चूर की दाल अब बोल लीजिए तो मैं आपको आंकड़े भी दिखा देता हूं। अब बोल लीजिए आप, मैं भी खुद खरीदता हूं, मैं बहुत सामान्य आदमी हूं। अब बोलिए, भी बताऊंगा मैं आपको कब क्या रेट थे। अभी आपके डिबेट से पहले मैं सब्जी की दुकान से ही होके आया हूं। चलिए, तो मैं कुंटल खान आपसे मंगवा लेता हूं जहां से आप लाते होंगे मैं भी आ जाऊंगा उसी दुकान पे। अब आप बोलिए पहले, क्योंकि आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, प्लीज। 30 रुपए किलो टमाटर आज 8 साल पहले भी इतना सस्ता नहीं था। बीच में वेरिएशन होता रहता है, जिस चीज की कमी होगी उसका रेट बढ़ जाता है। और महंगाई और मंदी
अगर है तो केवल हिंदुस्तान में तो नहीं है, पूरे विश्व में है। हमारा रेट 7% है। अमेरिका जैसे देश का रेपो रेट जो है वो 8.5% है। उसका ब्रिटेन का देख लीजिए 9% है। तो ऐसा नहीं है कि केवल भारत में है, और उसकी बहुत सी समस्याएं हैं। कोरोना था, वैश्विक महामारी थी, उसके बाद से आपका यूक्रेन और रशिया का युद्ध, जिससे पूरा विश्व ईंधन से संचालित होता है और ईंधन की महामारी हो गई। सबसे ज्यादा खाद्यान्न, गेहूं की सप्लाई अब रशिया और यूक्रेन करते थे पूरे विश्व को, उसमें दिक्कत आई। अभी क्या है कि आप कह रहे हैं कि रुपए का रेट कम हो रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। हम रूस से जो है अब रुपए में डील कर रहे हैं, हम उससे तेल अब रुपए में ले रहे हैं। हमारा जब हम पहले क्या होता था, पहले हम डॉलर में खरीदते थे, डॉलर में लेन देन करते थे, तो डॉलर स्थिर रहता था। अब वहां जब कमी हो रही है हमारे पास, हम दूसरी चीजों पे इन्वेस्ट करके अपना रुपया वापस करके उससे तेल खरीद रहे हैं। आज की स्थिति यह है कि भारत में हमें नहीं लगता कि मंदी आएगी। मंदी नहीं है, महंगाई अपने जिस हिसाब से बढ़ रही थी उस हिसाब से बढ़ेगी। महंगाई को रोका नहीं जा सकता है, ये तो एक चैन है, लेकिन हाँ उसका परसेंटेज ज्यादा नहीं। एकदम से महंगाई बहुत हाई हो गई हो ऐसा भी नहीं है, एक एवरेज है। जब क्या देश हमारा जब से आजाद हुआ तब से हम 1 रुपया ही लीटर पेट्रोल डीजल ले रहे थे, बीच में बढ़ी ना सारी चीजें, धीरे धीरे बढ़ी, बढ़ते बढ़ते आज इस स्थिति में मैं आऊंगा मनीष जी, मैं आऊंगा, जरा ज्ञानेश्वर जी को कंप्लीट कर लेने दीजिए, मैं आता हूं अभी। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और इसकी वजह से ये तेल के दाम जब बढ़ेंगे, ट्रक सारे ईंधन से ही काम होना है, तो उससे जब ईंधन का रेट बढ़ेगा तो चीजों पे प्रभाव पड़ेगा। ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अभी फिर ईंधन के दाम घटेंगे, फिर हम अपने स्थिति पे आ जाएंगे। ठीक बात है। मनीष जी कुछ कह रहे हैं आप? देखिए, मुझे तकलीफ इस बात का है कि इतने गंभीर विषय पर ज्ञानेश्वर जी ने मतलब एक तरह से ये कह लीजिए चौहान जी की इतना मतलब ऐसा उन्होंने बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता हैं, नेता हैं, लेकिन उनको जनता की संवेदनाओं के साथ खड़ा होना चाहिए था। हम इतना संवेदनहीन न बन जाएं कि जनता हमसे सड़कों पर सवाल पूछने लगे, और जब जनता सड़कों पर सवाल पूछने लगेगी तो हमें मुंह छुपाने के लिए भी कहीं जगह नहीं मिलेगा। आप आटा का दाम बता रहे हैं, आटा पर आपने जीएसटी लगाया, आपको पता है कि कितना रेट बढ़ा है आटे का? संतुष्ट भी है। दाल का दाम बढ़ा है जीएसटी लगाने के बाद से, आपको पता है कितना दाम बढ़ा है? तेल का दाम कितना बढ़ा है पता है आपको? आपके ही जमाने में 80 रुपए किलो प्याज बिका था, और आप ही के एक सांसद मनोज तिवारी ने गाना गाया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में कि अटल चाचा पेजुइया पर मार हो गई। भोजपुरी में उन्होंने गाना गाया था, ज्ञानेश्वर जी आपने सुना होगा। नहीं तब वो पार्टी में नहीं थे भाई मनीष जी, उनकी पार्टी में नहीं थे। अब वो धुलाई वाली लॉन्ड्री में आ गए, हम नहीं बोलेंगे वो। चौहान जी 80 रुपया नहीं चौहान जी देखिए हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, ज्ञानेश्वर जी भारतीय जनता पार्टी के हो सकते हैं, आदरणीय त्यागी जी अर्थशास्त्री हो सकते हैं, संजय जी व्यापारी नेता हो सकते हैं, लेकिन हम लोग एक समाज में रहते हैं, किसानों के बीच में रहते हैं, मजदूरों के बीच में रहते हैं, व्यापारियों के बीच में रहते हैं। हमारे जो छोटे व्यापारी थे, मध्यम वर्गीय व्यापारी थे, आज उनकी दुकानों पर ग्राहक नहीं है। मनीष जी ज्ञानेश्वर भाई तो थोड़ी रहम कर रहे हैं, कह रहे हैं 30 रुपया में टमाटर है, 80 70 और 80 अभी भी बिक रहा है। इनके जो सांसद हैं पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा, उन्होंने तो कह दिया भैया 10-15 रुपया में 20 रुपया में सब्जी मिल जाती है। गजबे कर दिया इन्होंने बिल्कुल। तो आप छोड़ दीजिए, अभी इसको छोड़ दें तो वही ठीक है। हम त्यागी जी के पास चलते हैं। प्रोफेसर साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि भाई ये सतत प्रक्रिया है। अब ये बात जो उन्होंने कही कि रुपए में हम ले रहे हैं, पहले डॉलर में ले रहे थे, ये मेरी समझ में आई नहीं, क्योंकि मैं ये अर्थशास्त्र समझ पाता नहीं हूं। आप समझ पाए हो तो जरा दर्शकों को समझा दीजिए। और दूसरा मसला है, अभी थोड़ी देर पहले हमने शक्ति सिंह गोहिल का राज्यसभा में दिया गया बयान सुनाया है इनको
सीएनजी लखनऊ में मुझे लगता है 95-96 किलो रुपया किलो होगी, नोएडा में 78 रुपए किलो है, कानपुर में 92 से ऊपर है, आगरा में 93-94 है सीएनजी। मुझे अच्छी तरह याद है यहाँ 98, अभी हमारे जो साथी बता रहे हैं कि कई जगह 98 में भी है। भूरीलाल कमेटी ने 2005 में जब ग्रीन गैस या जो ग्रीन ईंधन की बात की थी तो कहा था इसको 25-30 रुपया 40 रुपया से ज्यादा, मतलब 30 रुपया क्रॉस नहीं करनी चाहिए। मैंने अच्छी तरह मुझे याद है, मैंने भूरीलाल जी का इंटरव्यू खुद किया था और उन्होंने कहा था कि अगर देश को प्रदूषण मुक्त बनाना है तो ग्रीन गैस को महंगा नहीं करना है ताकि लोग इसे अपनाएं। और वो ग्रीन गैस डीजल से ऊपर हो गई, पेट्रोल से ऊपर हो गई, यह हालत हो गई। शक्ति सिंह गोहिल ने राज्यसभा में बयान दिया, अगर वो बयान झूठा है तो शक्ति सिंह गोहिल पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि भैया हम महंगी गैस खरीदते थे, ये सस्ती गैस खरीद रहे हैं। एलपीजी की बात मैं कर रहा हूं, और ये 1100 का बेच रहे हैं, हम 400 का बेच रहे थे सिलेंडर। त्यागी साहब देखिए, जो महंगाई को ये कहा गया ये सतत प्रक्रिया है, तो उसे समझना चाहिए कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था में जो महंगाई दर है वो 5% से कम होनी चाहिए, जिससे व्यापारी और उद्योगपति को थोड़ा इंसेंटिव भी मिलता रहे। आरबीआई का जो खुद का मानदंड है वो मानते हैं कि 2% से 4% में 2% ऊपर या नीचे महंगाई दर रह सकती है, यानी 2 से 6% के बीच में वो मानते हैं कि महंगाई दर रहेगी तो बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं। यानी जो आदर्श स्थिति है कि वो 4-5% महंगाई की दर हो प्रतिवर्ष, तो कोई ऐसा संकट की बात नहीं है। उससे व्यापारी उद्योगपति को अपना काम निवेश करने के लिए वो भी मिलता, प्रोत्साहन भी मिलता। लेकिन अगर इससे अधिक है, जैसे 7% है, और यहाँ पर ये भी एक चीज विचारणीय है कि महंगाई दर नापने के मापदंड भी बदलते रहते हैं। अगर हम खुदरा कीमत लें जिससे मापी जाती है तो ये 7% महंगाई दर आज मापी गई है, लेकिन यही अगर थोक मूल्यों के आधार पर, जब यूपीए की सरकार थी तो कई बार थोक मूल्य के आधार पर वो मापी जाती थी महंगाई, और आज थोक मूल्य के आधार पर जो वृद्धि दर है महंगाई की, मुद्रास्फीति दर है, वो 14% है, काफी दिनों से है। तो ये भी एक चिंता की बात है कि जो हमारी जो थोक भाव सूचकांक है वो इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि महंगाई बढ़ती रहेगी। हाँ, वैश्विक कारण है, यूक्रेन वॉर है, सप्लाई में डिसरप्शन है, और जैसे गैस की बात आई तो मैं नहीं कह सकता कि सऊदी अरब ने कम कर दिए हैं या बढ़ा दिए हैं। एक चीज दाम है, दूसरी उपलब्धता। क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्धता है, हम ले सकते हैं अपनी मनमानी तरीके से उस गैस को? नहीं, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। दूसरी बात यह है कि सरकार ने भी जून में डीजल और पेट्रोल पे कुछ एक्साइज ड्यूटी कम की थी, 8 रुपए और 6 रुपए। तो क्यों कम की थी? उसे भी लगा कि अब जो है ये इसके दाम जो है, बाजार दाम बहुत अधिक बढ़ गए, तो लोगों को कुछ राहत मिलनी चाहिए। मेरा मानना यह है कि इसी दिशा में अगर राज्य सरकारें और केंद्र सरकार जो है फिर लोगों को राहत दे तो पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं, जिसका लाभ जनता को, किसानों को और सब लोगों को मिल सकता है। लेकिन सरकार अभी उस बारे में नहीं सोच रही है। जहां तक त्यागी साहब, एक्साइज भी अगर यूपीए सरकार से तुलना करें माफ कीजिएगा, तो एक्साइज भी ये सरकार बहुत ज्यादा ले रही, लगभग 3 गुना, 32-33 रुपया एक्साइज ले रही, 9 रुपया और 7 रुपया ले रहे थे वो। यूपीए सरकार ने जो हमारी दाम कम रख के जो तेल कंपनियां थी उनके घाटे को स्वयं वहन किया, और कुछ समय तक ऑयल बॉन्ड्स जारी कर दिए तेल कंपनियों का, जिसको चुकता करना पड़ा यूपीए सरकार को ही और कुछ हद तक हमारी वर्तमान सरकार को। तो वर्तमान सरकार ये कहती कि हम पे अनावश्यक बोझ था, लेकिन उस बोझ से कहीं अधिक उनको एक्साइज और करों से आय प्राप्त हो रही। तो तर्क पूरी तरह से सही नहीं है कि हम ऑयल बॉन्ड्स का भुगतान कर रहे हैं तो अब हम नहीं कर सकते।
तो और इसमें जीवन भर संतुलन बना ज्यादा रहेगा। नहीं वसूलेंगे। त्यागी साहब की पूरा कसम खा लिए कि जब तक सरकार में रहेंगे ज्यादा ही वसूलेंगे, जनता के प्राण ले लेंगे, ये भी नहीं करेंगे। हाँ, मतलब ये देखिए, राज्य सरकारों को भी सोचना चाहिए। वेट लगाते हैं, पेट्रोल और डीजल पे वेट लगता है, जीएसटी नहीं लगता। जीएसटी के दायरे में करने की बात होती है, अगर जीएसटी के दायरे में करेंगे तो अधिकतम दर 28% होगी। अगर उसमें सेस भी लगाएंगे तब भी वो 35-40%। भाई शराब और पेट्रोल को भी इसी दायरे में ले आओ ना, शराब और पेट्रोल को भी इसी के दायरे में ले आओ। हम जान जाए कि भाई बहुत जनता की बात कर रहे हो, जनता का पैसा ऐसा लग रहा है, कोई भी सरकार हो, मैं केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी सरकार ऐसा लगता है वो अपनी जेब से निकाल कर दे रहे हैं, खुद दाता बन जाती हैं सरकारें। जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए उनको, पेट्रोल और डीजल को, तो लोगों को जरूर राहत मिलेगी। क्योंकि राज्य सरकार भी सोचती है कि वेट लगाकर हमें एक अच्छा खासा धन प्राप्त हो रहा है। भाई आप धन प्राप्त करने के अपने आय के नए स्रोत ढूंढ सकते हैं, वो भी आराम से बैठे कि वेट से पैसा मिल जा रहा है, जीएसटी में शेयर मिल जाता है और उपायों की तरफ ध्यान नहीं देते। ठीक बात है। तो जीएसटी के अंतर्गत अगर पेट्रोल डीजल आ जाते हैं तो महंगाई पे काबू पाया जा सकता है। ये ठीक है, ठीक है। संजय गुप्ता जी के पास चलेंगे। संजय जी, जो डीजल, पेट्रोल, सीएनजी जो ईंधन है, ये किस तरीके से व्यापार में जो महंगाई की दर में किस तरह से आग लगाते हैं, और आपके जो खुदरा व्यापार है उसमें कैसे माचिस लगा रहे हैं इनकी महंगाई दर? संजय गुप्ता जी अनम्यूट करिए अपने आप को, संजय जी प्लीज। जब देखिए डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो निश्चित रूप से सभी वस्तुओं का लागत मूल्य बढ़ता है। जब लागत मूल्य बढ़ता है तो उसमें जीएसटी जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो भी बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में सभी चीजें महंगी हो जाती है और जनता को चीजें महंगी मिलती है। महंगाई में कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। सरकार को चाहिए कि जितना अधिक से अधिक डीजल पे और पेट्रोल पे दाम घटा सकें तो उतना अच्छा रहेगा। जीएसटी में ले आवे तो उससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। सरकार को इस बात की चिंता करनी चाहिए। और जो बात अभी अर्थव्यवस्था की हो रही थी, बात अभी मंदी की हो रही थी, तो भारत के परंपरागत व्यापारियों का व्यापार धीमे धीमे बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां जिनको देश की सरकार ना जाने क्यों इतना बढ़ावा दे रही हैं, वो भारत के। और संजय गुप्ता, इन्हीं कंपनियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने बड़े बड़े आंदोलन कवर किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद व्यापार मंडल की राजनीति किया करते थे, तो धरना देना, सड़क जाम कर देना, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग करते थे। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। जो लोग एफडीआई के विरोध करते थे वही 51% एफडीआई ले आए। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि यदि भारत का रिटेल सेक्टर, भारत का व्यापार चौपट हो जाएगा तो समस्या बढ़ती जाएगी। सरकार जो खुश हो रही है कि जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है, जीएसटी का कलेक्शन इसलिए बढ़ रहा है कि आप तमाम ऐसे सेक्टर थे जहां पर अभी तक जीएसटी लगती नहीं थी, जहां पर जब सेल टैक्स था, सेल टैक्स नहीं लगता था, वैट नहीं लगता था। अभी तक ये बैंकों के जितने भी चार्जेस थे, बैंक की चेकबुक पे, बैंक के एसएमएस पर, सब पर जो है जीएसटी नहीं थी। अब तमाम ऐसे नए सेक्टर उन्होंने जीएसटी के अंदर ले आए हैं, जिसकी वजह से जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है। एक आम आदमी अगर अस्पताल में भर्ती हो जाता है, 1500 रुपया का अगर कमरा अफोर्ड करने की स्थिति में है, तो उसमें भी जीएसटी दो, 1500 का 1700 का हो जाएगा। तो इसलिए जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है। सरकार को ये सोच के खुश नहीं होना चाहिए। सरकार को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि देश का घरेलू व्यापार अगर चौपट हो जाएगा तो बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। आज सरकार के पास देने के लिए नौकरी नहीं है, तो नौकरी अगर दे रहा है कोई तो व्यापारी समाज दे रहा है, एमएसएमई सेक्टर दे रहा है, क्योंकि तमाम लोग ऐसे हैं जो अभी चाहे जितने भी दावे कर लिए जाए उनके पास क्वालिफिकेशन उस टाइप के नहीं है, वो स्किल्ड नहीं है। तो ऐसी स्थिति में केवल जो भारत का रिटेल व्यापारी है और जो भारत के छोटे उद्योग धंधे हैं उनके माध्यम से ही लाखों करोड़ों की संख्या में रोजगार मिल रहा है। ठीक बात संजय जी। ज्ञानेश्वर जी से जवाब लेते हैं, चूंकि बहुत समय बस 1-1.5 मिनट का बचा है। ज्ञानेश्वर जी जवाब दीजिए। व्यापार मंडल के नेता हैं, किसी पार्टी से इनका लेना देना है नहीं, ये कह रहे हैं कि भाई व्यापारी नहीं बचेगा, आप खुश होते रहिए, ई कॉमर्स कंपनियों को पूरा देश दे दीजिए, बर्बाद हो रहा है परंपरागत व्यापार। क्या कर रही है आपकी सरकार और आप? देखिए, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि परंपरागत व्यापार बर्बाद हो रहा है। और जहां तक सर ने अभी त्यागी जी ने कहा कि ऑयल बॉन्ड की बात, मैं बहुत साधारण भाषा में एक बात बताऊं आपको। अगर सर पे
एक बोरा गेहूं रख दिया जाए और उसके भार से अगर आप दबे हुए हैं और उसमें आपने एक सुआ फंसा दिया तो धीरे धीरे वो गेहूं गिरेगा और तब सर का भार हल्का होगा। एकदम से आप उसको उठा के पटक नहीं सकते हैं। वही स्थिति रही ऑयल बॉन्ड को लेके कि भारत सरकार ने जो पिछला ऑयल बॉन्ड का उनके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ था उसको सुए से उन्होंने छेद के उस कर्जे को पूरा कर्जा नहीं था भाई, त्यागी जी ने बता दिया कि थोड़ा चुकाया है आपने, और 8 साल अभी आप गेहूं गिरा ही रहे हैं, 8 साल अभी गेहूं गिरा ही रहे हैं। मनीष सिंह फाइनल कमेंट। मनीष बोलिए। ऐसा है कि चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये बात समझना चाहिए कि देश में 55% से ऊपर युवा हैं। आज वो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। अगर उनके जीवन को सुरक्षित नहीं किया गया, किसानों, मजदूरों और महिलाओं के जीवन की चिंता नहीं की गई, तो भारत उस रास्ते पर चल पड़ा है जिस प्राइवेटाइजेशन को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं, जिस प्राइवेटाइजेशन को बहुत ही महिमा मंडित कर रहे हैं, वही प्राइवेटाइजेशन भारत को लेकर के डूब जाएगा। मैं बार बार ये इस बात को संकेत के तौर पर कहना चाहता हूं कि समाजवादियों का हमेशा से यह मानना है कि गैर बराबरी खत्म किया जाए। गैर बराबरी को समाप्त किए बिना, समता मूलक समाज की बिना स्थापना किए हुए आप कभी भी भारत को बेहतर से बेहतर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर त्यागी का, बहुत शुक्रिया मनीष सिंह जी आपका, बहुत शुक्रिया ज्ञानेश्वर भाई आपका, बहुत शुक्रिया, और संजय गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। तो सभी मेहमानों ने बहुत अच्छे तरीके से इस मंथन को हमारे साथ किया और मंथन से एक बात निकली। प्रोफेसर त्यागी ने बहुत अच्छे तरीके से सरल शब्दों में बता दिया कि भाई आप जो महंगाई दर कैलकुलेट करते हैं, वो खुदरा वाली कैलकुलेट करते हैं, 7 पर है तो आप खुश हो रहे हैं, जबकि 7 भी नहीं होनी चाहिए। रिजर्व बैंक भी मानता है कि 2 से 4 के बीच होनी चाहिए। 1-2% बढ़ जाए तो बहुत अलार्मिंग स्थिति नहीं है। वो कह रहे हैं कि यूपीए की सरकार जब थी तो थोक महंगाई दर कैलकुलेट की जाती थी और वो सामने आती थी। आपकी थोक महंगाई दर जो मौजूदा सरकार की वो 14% के आसपास है, जो कतई अच्छी नहीं है। एक तरीके से मंथन में निकला कि भाई आर्थिक विशेषज्ञ अपवादों को छोड़कर, जैसा कि 1970 का उदाहरण दिया प्रोफेसर त्यागी ने कि 1970 में ऐसा हुआ है कि अपवाद हुआ है और इस तरीके से एक नई थ्योरी आई, स्टैग्नेंट की थ्योरी। जब रोजगार स्टैग्नेंट हो जाएं, जब रास्ते अवरोध हो जाएं, जब महंगाई बढ़ जाए तो मंदी आ जाती है। अपवादों को छोड़कर भारत में मंदी नहीं आ रही है। जैसा वित्त मंत्री ने कहा कि 0% संभावना है। हम भी फिलहाल ये मानकर चलते हैं कि संभावनाएं 0% है, लेकिन व्यापार जगत और खास तौर पर खुदरा व्यापारी मान रहे हैं कि मंदी की आहट है और हमें इस पर काम करना चाहिए। विपक्ष को भी सरकार सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए। मंथन में अब वक्त हो चला है चलते चलते का। चलते चलते में देश के एक ऐसे रंगकर्मी कलाकार संजीवा का गीत आपको सुनाएंगे। संजीवा अपने आप में एक ऐसे रंगकर्मी हैं जो समय समय पर चोट करते हैं। गरीबी पर संजीवा का गीत सुनिए। और महंगाई का नया गाना गढ़ दिया गया है। पीपली लाइव में जब यूपीए की सरकार थी, जिस वक्त पीपली लाइव फिल्म आई थी, महंगाई डाइन खाए जाते, भोपाल के कलाकार ने गाए थे, लोग गायक थे, वो गाना बड़ा चर्चित हुआ था और उस समय भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी। ये गाना बड़ा सूट करता था उनको। इस बार एक अवधि के कलाकार ने महंगाई पर एक गीत गाया है। ये दोनों गीत सुनिए, विचार कीजिएगा, मंथन कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा और सोचिएगा कि हालात क्या हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। संसद में बैठने वालों, एक नजर गरीबों पर डालो, एक नजर गरीबों पर डालो। भगवान समझ मत अपने को, सत्ता कुर्सी तेरी 2 दिन की, एक ऐसा भी दिन आएगा
सकते हैं। अरे भाई ताल मखाने उछालो, ताल मखाने। संसद में बैठने वालों एक नजर गरीबों पर डालो, एक नजर गरीबों पर डालो। नो नौ पिसा नौ महंगा महंगा है अरहर के दारी रे, हटिया खड़ी कई दी सरसों के तेल 200 पार रे, कैसन के अब चले गृहस्थी, कैसन के अब चले गृहस्थी, शारियों खाना छिट सिलेंडर सस्ता। जय हो कही देवा करी, लास्ट में कही देवा करी। लहसुन प्याज महंगी महंगी सगली है तरकारी रे, गरीबी में आटा गीला कैसन के सब्जी हम पधारी रे, कनी गरीब बेरोजगारन के, कनी गरीब बेरोजगारन के मचा है हाहाकार, सिलेंडर सस्ता कई दे, दारू महंगा कई दे हो, सिलेंडर सस्ता कई दे, दारू महंगा कई दे, टिकट भारी दिहिस महंगाई कई दिहिस कंगाल, सिलेंडर सस्ता कई दे, दारू। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। समर कूल कूलर